आप सभी मित्रों का बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग, कोशिका के मस्तिष्क, जी हाँ, आपने सही समझा, हम आज कोशिका के केंद्रक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग आराम से इस वीडियो को देखें और अपने आवश्यक प्रश्नों को कमेंट में लिखें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम कोशिका की संरचना देखें, केंद्रक की संरचना देखेंगे। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम एक एक कर इसके थ्योरी को भी समझेंगे। सबसे पहले हम संरचना देख लेते हैं। हमारे सामने एक केंद्रक की संरचना प्रस्तुत है। केंद्रक है क्या? केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक ऐसा कोशिकांग है जो पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है, पूरी कोशिका को चलाता है। सामान्यतः केंद्रक के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही हमने कोशिका को दो भागों में बांटा। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, या हम कह सकते हैं प्रिमिटिव होता है, आद्य प्रकार का होता है, जिनमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, उस तरह की कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें यह केंद्रक सुविकसित होता है, केंद्रक कला से बद्ध होता है, जिनके न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक कला के भीतर होते हैं, ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं उन्नत जीवों में पाई जाती हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बैक्टीरिया और कुछ प्रिमिटिव पादपों में, जिसमें हम अगर शैवाल की बात करें तो साइनोफाइसी के वर्ग के शैवालों में भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें केंद्रक अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है, हम कह सकते हैं। इसका न्यूक्लियोप्लाज्म पूरे केंद्रक में कोशिका में फैला होता है। यह हमारे सामने एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के सुविकसित केंद्रक की छवि हमारे सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं, केंद्रक हमने बात किया था कि एक दोहरी इकाई झिल्ली जीव द्रव्य कला की भांति ही दोहरी इकाई झिल्ली के से घिरा होता है। इस झिल्ली को हम केंद्रक झिल्ली, केंद्रक आवरण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलोप कहते हैं। यह दोहरी परत वाली होती है। इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों की सहायता से कोशिका में पदार्थों का आवागमन होता रहता है, केंद्रक से कोशिका द्रव में, और केंद्रक द्रव से कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव से केंद्रक द्रव में। तो यह सामान्यतः पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यह चयनात्मक पारगम्य होती है। इन्हें हम न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर छिद्र कहते हैं, या न्यूक्लियर रंध्र भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इस झिल्ली के भीतर एक तरल मैट्रिक्स भरा होता है, एक
तरल मैट्रिक्स अर्ध पारगम्य होता है, अर्ध तरल होता है और पारदर्शी होता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य सामान्यतः जीव द्रव्य का ही भाग होता है। चूंकि यह केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, इस वजह से हम इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। वहीं कोशिका द्रव्य भी जीव द्रव्य का भाग होता है, प्रोटोप्लाज्म का भाग होता है, लेकिन यह जीव द्रव्य कला व केंद्रक कला के बीच पाया जाता है। इस वजह से हम इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ये सभी मिलकर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो इस अर्ध तरल मैट्रिक्स को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसके भीतर बहुत सी धागेनुमा संरचनाएं केंद्रक के भीतर फैली होती हैं। ये धागेनुमा संरचनाएं आनुवांशिक पदार्थ होती हैं। यही संरचनाएं कोशिका विभाजन के दौरान हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करती हैं। इसे हम क्रोमेटीन कहते हैं। क्रोमेटीन, कहीं कहीं आपको क्रोमेटीन धागे, क्रोमेटीन तंतु या क्रोमेटीन नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रक के अंदर एक गोल झिल्ली रहित संरचना दिखाई देती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इसका अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि केंद्रक के भीतर एक झिल्ली रहित गोल काली धब्बेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस सामान्यतः प्रोटीन का बना होता है। इसमें कुछ परसेंट आरएनए व कुछ परसेंट डीएनए होता है। डीएनए आरएनए क्या है? डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है? डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल हम इसे हिंदी में कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। पेंटोस शर्करा से फास्फेट से बनते हैं और नाइट्रोजनी बेस से बनते हैं। नाइट्रोजनी बेस 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन होता है और पिरिमिडिन होता है। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होता है, जबकि साइटोसिन, थायमिन डीएनए में पिरिमिडिन होता है और आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल होता है। इसके जगह थायमिन अनुपस्थित होता है आरएनए में, तो आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमिन होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके झिल्ली से एक संरचना नलिका रूप की जुड़ी हुई हमें दिखाई दे रही है, जिसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जलिका कहते हैं। अंतःप्रदव्य जलिका की सतह पर यदि राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे कि रेड रेड डॉट डॉट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो ये राइबोसोम्स हैं। यदि इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होगा तो हम ऐसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ऐसे अंतःप्रदव्य जलिका को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रदव्य जलिका कहते हैं। और यदि सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है तो हम ऐसे अंतःप्रदव्य जलिका को चिकनी अंतःप्रदव्य जलिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यदि आप लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और जानना चाहते हैं तो बायोलॉजिकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वहां से हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। आप उस वीडियो को जाके देखें। चलिए अब बात कर लेते हैं
थियरी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका खोज कब हुआ? तो सबसे पहले केंद्रक का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन स्कॉटलैंड के एक कोशिकाविद थे जिन्होंने 1831 में केंद्रक की खोज की। हमने बात किया अभी कि केंद्रक कोशिका का अत्यधिक विशिष्ट अंग है। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। जिस प्रकार से हम एक शरीर के रूप में आपसे बात कर रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं, ये सब क्रियाएं हमारे मस्तिष्क द्वारा संचालित की जा रही हैं, मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोशिका के बारे में बात करें तो कोशिका की समस्त क्रियाएं, समस्त उपापचयी क्रियाएं, समस्त निर्देश केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होता है। इस वजह से हम केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। हम बात करते हैं केंद्रक कोशिका के सूचना, निर्देश और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। हमने अभी इसकी चर्चा की। इस अंग के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला क्या है? केंद्रक वंशानुगति सामग्री क्रोमैटिन, जो डीएनए का एक कम संगठित रूप होता है, को संग्रहित करता है। डीएनए क्या है? डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है। इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। हमने अभी ऊपर बात किया। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि यह कोशिकाओं की गतिविधियों का समन्वय करता है, गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिसमें वृद्धि शामिल है, जिसमें मध्यस्थ उपापचयी क्रियाएं शामिल हैं, प्रोटीन का संश्लेषण शामिल है, प्रजनन शामिल है। प्रजनन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के माध्यम से होता है। केवल उन्नत जीवों की कोशिकाओं, हमने बात किया था, जिन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाएं उन्नत होती हैं, ऐसे जीवों को हम यूकैरियोट्स कहते हैं, में केवल एक केंद्रक होता है। सामान्यतः हम बात करें तो प्रत्येक कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। हर जगह कुछ न कुछ अपवाद होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पे भी अपवाद हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। जैसे हम बात करें प्रोटोजोआ संघ की पैरामीशियम के बारे में, तो पैरामीशियम की कुछ जातियों में दो केंद्रक, जैसे पैरामीशियम कॉर्डेटम में दो केंद्रक, एक गुरु केंद्रक और एक लघु केंद्रक। पैरामीशियम अरेलिया में एक गुरु केंद्रक, दो लघु केंद्रक। पैरामीशियम माइक्रो मल्टीन्यूक्लिएटम में एक गुरु केंद्रक और कई छोटे लघु केंद्रक होते हैं। ठीक उसी प्रकार शैवाल के साइनोफेल समूह में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। कंकाल मांसपेशियों में, स्केलेटन मसल्स में भी एक से अधिक की संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं। वहीं अगर हम लाल रक्त कोशिकाओं की बात करें तो लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। यह महत्वपूर्ण है, आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह पीडीएफ में नहीं मिलेगा। अच्छा, आप लोगों के लिए एक सूचना है कि आप लोग चाहें तो इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोगों को नोट्स बनाने की समस्या हल हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जैसे सरल कोशिका वाले जीव, जैसे जिसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, में केंद्रक नहीं होता है, या हम कह सकते हैं अल्प विकसित होता है, जिसका न्यूक्लियोप्लाज्म प्रशासनिक क्षेत्र पूरी कोशिका में फैला होता है।
इन जीवों में कोशिका की सभी जानकारी, प्रशासनिक कार्य पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरे कोशिका द्रव में फैला होता है, बिखरा हुआ होता है। केंद्रक आमतौर पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आयतन का लगभग 10% हिस्सा घेरता है, जो इसे कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग बनाता है, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हम बात करें इसके झिल्ली की, तो यह दोहरी परत वाली झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक आवरण, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका द्रव से केंद्रक की सामग्री को यह अलग करती है। यदि यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य अलग अलग होते, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं होती, तब सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती। लेकिन चूंकि यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, इस वजह से केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो एक बाउंड्री का कार्य करती है केंद्रक आवरण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए एक बाउंड्री का कार्य करती हैं, जिससे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य अलग अलग होते हैं। आवरण में छेद होते हैं, हमने ऊपर बात किया था। आवरण में रंध्र होते हैं, जिन्हें केंद्रक रंध्र, केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, जो विशिष्ट प्रकार, आकार के अणुओं को केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच आने जाने की अनुमति देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है। चलिए आगे देखते हैं हम। यह नलिकाओं और थैलियों के एक नेटवर्क से जुड़ती है। अंतःप्रद्रवी जलिका क्या है? नलिकाओं और थैलियां तो हैं। यह एक प्रोटीन संश्लेषण का स्थल भी है। स्थल क्यों है? क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, और राइबोसोम का कार्य हम जानते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। यदि आप राइबोसोम को नहीं पढ़े हैं, तो आप पहले बायोलॉजिकल क्लासेस पे उस वीडियो को देख लें, या इस वीडियो को देखने के बाद भी देख सकते हैं, क्योंकि यह अलग अलग चीजें हैं। तो यह नलिकाएं और थैलियों के नेटवर्क से भी जुड़ा होता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। हमने ऊपर बात किया था, अंतःप्रद्रवी जलिका कहा जाता है। यहां प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अगला देखते हैं। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अर्धद्रव मैट्रिक्स को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। यह रासायनिक रूप से 70% प्रोटीन, 10% डीएनए और 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% लिपिड से बना होता है। तो पूरा केंद्रक 70% प्रोटीन से, 10% डीएनए से, 2 से 3% आरएनए से और 3 से 5% लिपिड से बना होता है। ध्यान रखिएगा कि हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर केंद्रक उपस्थित होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के भीतर, केंद्रक द्रव के भीतर अधिकांश केंद्रकीय सामग्री में क्रोमेटीन होता है। क्रोमेटीन क्या है? एक आनुवंशिकी पदार्थ है, जो बाद में कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र का निर्माण करता है।
यह कोशिका के डीएनए का कम संघनित रूप है, कम डेंस है डीएनए का, जो माइटोसिस या कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन है माइटोसिस, या कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र बनाने के लिए व्यवस्थित होता है। गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है? क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के दौरान हिस्टोन प्रोटीन से जुड़कर संघनित होता है और गुणसूत्र का निर्माण करता है। डीएनए पैकेजिंग के माध्यम से डीएनए की पैकेजिंग होती है और गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र के निर्माण में कोशिका का एक अंग है सेंट्रोसोम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम हिंदी में तारक काय कहते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। 14वां, केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिक, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, पाए जाते हैं, जो राइबोसोम नामक प्रोटीन उत्पादक माइक्रोमोलिक्यूल्स असेंबलियों को संश्लेषित करते हैं, बनाने का कार्य करते हैं। तो राइबोसोम्स कहाँ बनता है? राइबोसोम केंद्रिक के द्वारा बनाया जाता है, न्यूक्लियोलस के द्वारा बनाया जाता है। केंद्रिक और कई सूक्ष्म छोटे घटकों को बनाती है, जिनमें इंट्राक्रोमेटिन ग्रेन्यूल क्लस्टर्स, काजल निकाय जिसे काजल बॉडी कहते हैं, आदि प्रकार के छोटे घटकों का संश्लेषण करती है। हम बात कर लेते हैं केंद्रक के भाग का। तो हमने ऊपर बात किया था कि केंद्रक के अपने आप में एक इकाई है जो निम्न चीजों से बनी होती है। पहला, केंद्रक कला। दूसरा, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा, केंद्रिक न्यूक्लियोलस। और चौथा, क्रोमेटिन तंतु या क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटिन नेटवर्क। तो हम इसके भागों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद केंद्रक के महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे और उसके बाद वीडियो को विराम देंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो की रफ्तार आप लोगों को धीरे लग रही होगी तो आप लोग YouTube के सेटिंग से इसकी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। केंद्रक आवरण क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी हमने ऊपर बात किया कि यह प्लाज्मा झिल्ली की भांति एक तोहरी परत की इकाई होती है। अच्छा, इसके बीच जो स्पेस होता है, ये मान लीजिए पहला परत है और ये दूसरा परत है, तो इनके बीच जो ये रिक्त स्थान है, इसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। केंद्रक झिल्ली क्या? केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रहती है, जिस वजह से यह केंद्रक के लिए एक बाउंड्री का कार्य करती है, जिससे अनावश्यक पदार्थों के आवाजाही को रोक लगती है। और यह कुछ चुने हुए, कुछ सेलेक्टिव बायोमॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने की अनुमति देती है। बाहर से अंदर और अंदर से बाहर का क्या अर्थ है? यहां पे कोशिका के बाहर नहीं, केंद्रक कला केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में और कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में आने जाने की अनुमति देती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं परतों के बीच के स्थान को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है और यह खुरदरे अंतःप्रद्रवी जलिका से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। अंतःप्रद्रवी जलिका दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूंकि खुरदरे अंतःप्रद्रवी जलिका के सतह पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, इस वजह से इन्हें
खुरदरी अंतःप्रतबी जलिका कहते हैं। केंद्रक आवरण में, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे रंध्र भी होते हैं, जिन्हें केंद्रक रंध्र या केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियोपोर कहते हैं। इन्हीं पोर्स के माध्यम से बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु केंद्रक द्रव से कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव से केंद्रक द्रव में आते जाते रहते हैं। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित भी करती है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि केंद्रक आवरण पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यह चयनात्मक पारगम्य होती है। इसकी आंतरिक सतह पर प्रोटीन की एक परत होती है जिसे न्यूक्लियर लैमिला कहा जाता है। यह क्रोमेटिन व कुछ अन्य केंद्रकीय घटकों को बांधे रखती है और केंद्रक कला को एक सपोर्ट प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। और केंद्रक आवरण कोशिका विभाजन के समय विघटित हो जाता है। हम अगला भाग देखते हैं, जीव द्रव्य के बारे में बात करते हैं। जीव द्रव्य क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म का वह भाग, हमने बात किया था कि कोशिका के समस्त तरल अर्धतरल भाग प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो केंद्रक कला द्वारा घिरा रहता है, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। केंद्रक के भीतर भरे मैट्रिक्स को केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, पारदर्शी होता है, कोलाइडी अर्धतरल होता है। यह केंद्रक के खाली जगह को भरता है। ऐसा तो है नहीं कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले भाग जैसे क्रोमेटिन, केंद्रिक, आरएनए, राइबोसोम्स आदि मिलकर केंद्रक को भर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। केंद्रक को जिंदा रहने के लिए इसमें फ्लूइडिटी का होना, फ्लूइड का होना आवश्यक होता है। तो उस खाली जगह को केंद्रक द्रव्य भरता है। केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लियोलस केंद्रिक, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन तंतु, एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए, राइबोसोम्स आदि पाए जाते हैं। हमने इसके बारे में ऊपर देखा। तीसरा देखते हैं, केंद्रिक क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है। केंद्रिक की खोज सर्वप्रथम फेलिस फोंटाना, जो एक इटालियन साइंटिस्ट हैं, ने 1774 में किया था। कहीं कहीं आपको पुस्तकों में 1781 मिल जाएगा, तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक को ही याद रखिए। चूंकि ये कोई इतिहास का विषय नहीं है तो इतना विशेष नहीं होता है। हाँ, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, जिसमें की वजह से छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो केंद्रक की खोज फेलिस फोंटाना ने 1774 में की थी। यह केंद्रक के भीतर झिल्ली रहित उपकोशिकीय अंग है। केंद्रक का लगभग 25% भाग घेरती है और यह अधिकांशतः, हमने ऊपर बात किया था कि प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें 10% आरएनए और 5% डीएनए होता है। डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल फास्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी बेस से बनते हैं। चौथा देखते हैं, माफ करिएगा, अभी इसमें और 2-4 लाइन है। पहला, केंद्रक के बीच एक बड़े काले धब्बे की तरह दिखाई देने वाला भाग केंद्रिक होता है, न्यूक्लियोलस होता है। एक केंद्रक में अधिकतम 4 केंद्रिक हो सकते हैं। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि एक केंद्रक में कितने न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। तो एक न्यूक्लियोलस के अंदर, केंद्रक के अंदर 4 न्यूक्लियोलस या 4 केंद्रिक हो सकते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह लुप्त हो जाता है। अच्छा, कोशिका विभाजन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर दिए होंगे तो देखे होंगे कि कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली विघटित हो जाती है,
कोशिका विभाजन के ही समय केंद्रिक लुप्त हो जा रहा है, न्यूक्लियोलस लुप्त हो जा रहा है, और कोशिका विभाजन के ही समय हमें गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। गुणसूत्र का निर्माण होता है केंद्रक विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान। तो 3 चीजें हो रही हैं। पहला, झिल्ली का विघटन, दूसरा केंद्रिक का लुप्त हो जाना, तीसरा गुणसूत्र का निर्माण होना। ये तीनों चीजें कोशिका विभाजन के दौरान ही हो रही हैं। चौथा देखते हैं, क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन एक आनुवंशिक पदार्थ है जो तंतुमय संरचना के रूप में केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होता है। क्रोमेटिन, हमने बात किया था कि डीएनए का कम संघनित रूप है। क्रोमेटिन धागों के साथ एक प्रोटीन पाया जाता है। आप लोग कमेंट करिएगा कि वो कौन सा प्रोटीन होता है जो इसे दृढ़ता प्रदान करता है। यह प्रोटीन क्रोमेटिन धागों को दृढ़ता प्रदान करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह प्रोटीन आनुवंशिकी पदार्थ नहीं होता है। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए कि हिस्टोन प्रोटीन आनुवंशिकी पदार्थ है या नहीं, तो आप लोग उत्तर दीजिएगा कि हिस्टोन प्रोटीन आनुवंशिकी पदार्थ नहीं होता है। आप लोगों को हिंट मिल गई होगी। कोशिका विभाजन के समय इससे गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र डीएनए का एक संघनित रूप है, जो जब डीएनए की पैकेजिंग होती है तो हिस्टोन प्रोटीन उसमें डीएनए को बांधने का कार्य करता है और गुणसूत्र का निर्माण करता है। गुणसूत्र सेंट्रोसोम पाया जाता है केंद्रक के पास, तो वह गुणसूत्रों के ध्रुवों को अलग करता है, जिसकी वजह से यह गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, आपस में उलझते नहीं हैं। तो सेंट्रोसोम का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कोशिका विभाजन के दौरान कि यह गुणसूत्र को अलग अलग ध्रुवों में बांटता है। किसी एक जाति के सभी जीवों में गुणसूत्र की संख्या समान होती है, यह हम लोग भी जानते हैं। आप लोग ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप लोग भी बड़े अच्छे से जानते होंगे। सामान्य सी बात है कि किसी भी जाति में गुणसूत्रों की समान संख्या होती है। जैसे यदि कोई मानव भारत में 23 जोड़ी गुणसूत्र लेकर पैदा होता है, तो वह दक्षिण अफ्रीका, चाहे श्रीलंका, चाहे नेपाल, चाहे बांग्लादेश, चाहे मालदीव, चाहे इंडोनेशिया, चाहे अमेरिका, चाहे चाइना, जापान, सिंगापुर आदि जगहों पर पाए जाने वाले मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 23 ही होगी। ऐसा नहीं है कि भारत के मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जा रहे हैं तो अफगानिस्तान के मनुष्यों में 24 जोड़ी पाए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी संख्या सभी जीवों में निश्चित होती है। यदि किसी पादप में, किसी पौधों में जो कि एक ही जात का है, मान लीजिए आम की हम बात कर लेते हैं, आम में जितनी संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है उतनी ही गुणसूत्र किसी अन्य देश में उगने वाले आमों में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तो मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, ये हम लोग बात कर लिए। पहला जोड़ी 23वां जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है और 22 जोड़ी गुणसूत्रों को हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? डीएनए का संघनित रूप होता है। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? किससे बनता है? पेंटोज शुगर से बनता है, फास्फोरिक अम्ल से बनता है और नाइट्रोजनी बेस से बनता है। नाइट्रोजनी बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन होते हैं, पिरिमिडिन होते हैं। डीएनए में प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन और पिरिमिडिन, साइटोसिन और थायमिन होता है, जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है पिरिमिडिन की जगह, बाकी सब सेम रहता है। अब हम केंद्रक के कार्य को देख लेते हैं।
उसके बाद इस वीडियो को विराम देंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो लंबी है तो आप लोग इसकी गति को बढ़ा सकते हैं। केंद्रक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे इसमें कोशिका की वंशानुगति जानकारी होती है और यह कोशिका की वृद्धि और प्रजनन को नियंत्रित करता है। यह न केवल डीएनए के लिए एक भंडारण स्थल का कार्य करता है, स्टोरेज साइट का कार्य करता है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण सेलुलर प्रोसेस में सेलुलर प्रक्रियाओं में कोशिकीय प्रक्रियाओं का यह घर भी होता है, जहां पर कई कोशिकीय प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण केंद्रक में किसी डीएनए का नकल करना संभव होता है। डीएनए का नकल बनाना, जैसे कोई डीएनए है, ठीक हूबहू उसी प्रकार का डीएनए तैयार करना संभव होता है, जो कि केंद्रक के अंदर होता है। इस प्रक्रिया को डीएनए का द्विगुणन कहते हैं, डीएनए का प्रतिकृतियन कहते हैं, डीएनए का रिप्लिकेशन कहते हैं, या डीएनए का डुप्लीकेशन कहते हैं, जिससे डीएनए की हूबहू एक प्रति तैयार होती है। केंद्रक प्रतिलेखन, देखिए ट्रांसक्रिप्शन अलग चीज है और रिप्लिकेशन अलग चीज है। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे और आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करेंगे। केंद्रक प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन का भी स्थल है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, अलग अलग आरएनए बनते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए के खंडों को तोड़ते हैं और अलग अलग प्रकार के आरएनए का निर्माण करते हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया, राइबोसोमल आरएनए हो गया। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिलेखन काफी हद तक मानव शरीर के निर्देशों को अलग अलग पृष्ठों की प्रतियां बनाने जैसा होता है। जैसे डीएनए पे जो कोडिंग होती है, उन कोडिंगों को अलग अलग आरएनए के निर्माण के द्वारा अलग अलग प्रतियों का निर्माण करते हैं। अलग अलग कोड होते हैं, अलग अलग सूचनाएं होती हैं जो आरएनए ले जाता है। जैसे आरएनए पे, मैसेंजर आरएनए पे प्रोटीन संश्लेषण की कुछ कोडिंग्स होती हैं जो राइबोसोम्स के निचली साइट पे जाके जुड़ती हैं, और ट्रांसफर आरएनए कुछ कोड्स को लेके आता है। जैसे शुरुआती कोड्स प्रोटीन संश्लेषण का क्या है, कोडोन्स क्या है, AUG। तो शुरुआती कोड AUG ऊपरी साइड से जुड़ता है और धीरे धीरे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनने लगती हैं, जो कि प्रोटीन होता है। ठीक है। जीव विज्ञान का केंद्रकीय नियम क्या कहता है कि डीएनए को आरएनए और फिर प्रोटीन में कॉपी किया जा सकता है। पहले डीएनए में कुछ कोड्स होते हैं जिसे प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से आरएनए में पहुंचाया जाता है और फिर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए को आरएनए में और फिर प्रोटीन में कॉपी किया जा सकता है, और केंद्रक में इन कोडों को पढ़ने की क्षमता होती है। यह महत्वपूर्ण है कि केंद्रक इन कोडों को पढ़ सकता है, जिसके आधार पर अलग अलग निर्देश दिए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।